हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू ग्रो। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हम जानेंगे कि मैनेजमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये करना ज़रूरी क्यों होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इट्स डेफिनेशन, फंक्शंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज ही हम उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखे तो अभी जा करके पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम की क्लास में समझा था दैट मैनेजमेंट is the process of getting the things done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently। कि जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में समझा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हमने अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, जो कि हमारे ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि हमारा एम क्या होता है कि हमें किसी तरीके के गोल को अचीव करना है। और गोल को किस तरीके से अचीव करना है? इफेक्टिवली, यानी कि हमें काम को कंप्लीट करना है, सही काम करना है, और दूसरा एफिशिएंटली, सही तरीके से करना है, ठीक है, जिसमें कि हमने एनुअल डे ऑफ स्कूल का एग्जाम्पल भी लिया था। बट अब ये मैनेजमेंट करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सबसे पहले हम हमारे वर्ड ऑब्जेक्टिव को एक बार यहाँ पे समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप किसी तरीके का, आपका अगर मोटिव है कि मेरे को अगर हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन करवाना है, बट सिर्फ एनुअल डे फंक्शन कराना तो हमारा गोल हो गया। उस गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज करेंगे जो कि हमने समझी थी। बच्चों को अपॉइंट करना या बच्चों को बताना, उनको ड्यूटीज असाइन करना, चेक करना, मोटिवेट करना, लेकिन उसके बाद हर एक्टिविटी का एक रिजल्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अब हम समझेंगे कि हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कि मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट से होगा क्या, अगर हम मैनेजमेंट नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी एक्टिविटी अब हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल, देन सोशल एंड थर्ड इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कि हमारी मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, फिर होता है सोशल, समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी, और थर्ड पर्सनल, ठीक है, यानी समथिंग रिलेटेड टू द पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आप इनके वर्ड्स इनको याद रखिएगा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अब क्या कहता है हमारा। मैनेजमेंट हैज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब साफ सी बात है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो सबसे पहले तो वो अपनी चीजों को फुलफिल करेगी ना। तो उसका सबसे पहली ड्यूटी किसकी तरफ है? अपनी खुद की तरफ है, अपनी सेल्फ की तरफ है उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से ही वर्ड बना है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, कि जब ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन मोटिव होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो खुद के प्रति होती है, खुद के अपने गोल्स को सेट करना, उनको अचीव करना होता है, ठीक है। और ये किसके लिए जरूरी होता है? मैं यहाँ पे थोड़ा आपको जूम इन करके समझा देती हूँ। फॉर द स्टेक होल्डर्स, आई होप आपने अकाउंट्स की वीडियो में जरूर समझा होगा कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। जैसे हमारे कुछ क्रेडिटर्स हो गए, बैंक
बैंकर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, दीज आर द स्टेक होल्डर्स दोज हु हैव इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, ठीक है, और आवर बिजनेस। तो इन लोगों के लिए हमारे को हमारे बिजनेस के कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनफैक्ट इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट एंड द डायरेक्टर्स इटसेल्फ, ठीक है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो कि एक होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हमारे पे प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव होता है कि हम हमारी जान बचाएंगे, राइट। जैसे कि एक बहुत फेमस कहावत भी है कि जान है तो जहान है। तो सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन है तभी तो उसकी एक्टिविटीज है। तो सबसे पहला जो मोटिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है उसका सर्वाइवल, यानी कि उसका खुद में जीवित रहना। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही नहीं बचेगी तो वो आगे कैसे कुछ और एक्टिविटीज को कर पाएगी। तो इट इंक्लूड्स इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लोज ना हो, शट डाउन ना हो, और वो सरवाइव करे इन द कमिंग फोर्सिंग फ्यूचर, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को जब जीना होगा तो जीने के लिए क्या करना होगा, रेवेन्यूज अर्न करने होंगे, ठीक है। अब यानी रेवेन्यूज अर्न करने हैं तो रेवेन्यूज कहाँ से अर्न होंगे, तो यहीं पे आ जाता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे जैसे आप इसमें एक इंटरकनेक्टेड इसको एक स्पाइरल को समझते जाएंगे तो आपको अपने आप ही इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस ये स्टोरी को छोटी सी इसको याद रखिएगा और आपको ये अपने आप ही ऑन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या समझा कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जान है तो जहान है, राइट। कि ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भैया जान है तो जहान है, मैं होंगी तो मैं एक्टिविटीज करूंगी ना, तो उसके लिए अब मेरे को सरवाइव करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कि सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सरवाइव करे, ठीक है। अब सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा, इसका मतलब कि पहला वो बंद नहीं होनी चाहिए, सरवाइव होनी चाहिए। और इसके लिए भाई ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट अर्न रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, कॉस्ट को कवर करने के लिए तो एटलीस्ट रेवेन्यू हमारी ऑर्गेनाइजेशन अर्न करे ही करे। कि अगर मेरा बिजनेस जो है 2,000 रुपए की कॉस्ट है तो एटलीस्ट 2,000 तो अर्न करे, कि कहीं पता चले मेरी जेब से ही पैसे जा रहे हैं। अगर मेरा बिजनेस 1,800 कर रहा है तो 200 रुपए तो मैं लॉस में ही चल रही हूँ, राइट। तो इसका मतलब इट शुड अर्न रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। अभी कैसे रेवेन्यू अर्न होंगे, रेवेन्यू तो तभी अर्न होंगे ना जब यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं बढ़ेंगे तो रेवेन्यूज कहाँ से अर्न होंगे। तो उसी से आ जाता है हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव विच सेज प्रॉफिट, ठीक है। इट मीन्स अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। की एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है, उसको सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट्स अर्न करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे ताकि हमारे जो बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसको वाइटल इंसेंटिव मिलते रहे, वो सही से अपने ऑपरेशंस चलते रहे, ठीक है। और साथ में इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी कवर होगी और बिजनेस का रिस्क भी कवर होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कवर कॉस्ट प्लस, मैंने यहाँ पे बिजनेस के लिए BST लिखा है, बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब भाई ठीक है, हमने प्रॉफिट भी अर्न कर लिए, लेकिन अभी ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न होंगे, जब हमारा बिजनेस में ग्रोथ होगी। अगर हमारे बिजनेस में सपोज करिए ग्रोथ ही नहीं हो रही है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, तो बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेगा। तो उसके लिए कहा गया कि भाई तुम्हारा जो बिजनेस है ना उसमें थोड़ी सी ग्रोथ लाओ, तभी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ पढ़ते हैं, एक्सपेंडिंग एंड डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग रन में
चलनी चाहिए। ये नहीं कि पता चले ऑर्गेनाइजेशन बंद ही हो गई या बिल्कुल ही स्लो डाउन होगी, हमें दिख रहा है कि और 5-6 महीने में बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको प्रॉफिट वैसे भी नहीं दिख रहे हैं आने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइवल करने की, कि सर्वाइव होना चाहिए। ठीक है, वंस इट इज सर्वाइव, उसके बाद सर्वाइव कैसे करोगे जब तक पैसे नहीं कमाओगे? तो पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स अर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स अर्न करें, लेकिन प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे? प्रॉफिट तब बढ़ेंगे जब इसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, तो अब ये ग्रोथ जो होती है ना, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो अपने जो बिजनेस रिसोर्सेज है उनका फुली यूज करे, पोटेंशियली उन्हें यूज करे। ठीक है, और वो किस टर्म्स में मेजर की जा सकती है हमारी? क्या टर्म्स होंगी ऐसी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, मेरा बिजनेस तो भाई ग्रो कर रहा है? पहला, जब आपकी सेल्स बढ़ेगी, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। जैसे ही आपकी सेल्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, आपका क्या होगा? आपके अपने आप ही बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जब चीजों को खरीदेंगे तो अपने आप आपकी ग्रोथ होगी। दूसरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब आपके बढ़ेंगे। अब आप सपोज कीजिए कि आपके ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही नहीं बढ़ रहे हैं, यानी आपको इनफैक्ट आपको क्या आपको निकालना पड़ रहा है अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज को, तो एज अ रिजल्ट इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में काम ही नहीं हो रहा है, तभी तो आपको एम्प्लॉयज निकालने पड़ रहे हैं, राइट? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं। फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपने अलग अलग चेन्स बना रखी है, अलग अलग आपने प्रोडक्ट्स में आपकी कंपनी क्या कर रही है? डील कर रही है। एंड द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने बिजनेस में पैसे लगाता है जो ओनर, बेसिकली दैट इज द कैपिटल, द वेल्थ ऑफ द ओनर इज नोन एज द कैपिटल। तो वो जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है। आज साल आपने अपने बिजनेस में 10 लाख लगाया, अगले साल आपने कहा अच्छा वाह, मेरा बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल्स मतलब और प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज को सैलरीज भी देनी है, तो मैं अपने बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो जब ये सब चीजें आपकी फुलफिल होंगी तो इट मीन्स कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमने 4 टर्म्स या 4 पैरामीटर्स पढ़े जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट माय बिजनेस इज ग्रोइंग, एंड दोज आर सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज होना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्रीज होना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में इंक्रीज होना, और साथ में जब आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तब आप कह सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वैसे वैसे वो प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगा, और जैसे जैसे वो प्रॉफिट्स अर्न करेगा वैसे वैसे ही वो सर्वाइवल की तरफ बढ़ेगा। आई होप आपको ये टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये समझ आएगा। तो ये तो हो गई भाई, जान है तो जहान है। ठीक है, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि सर्वाइव करो, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कैसे कब करोगे? जब अर्न ग्रोथ करोगे। ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? क्या टर्म्स है उसकी? सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आपके इंक्रीज होने चाहिए, और आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम बढ़ती रहनी चाहिए। अब ये तो हो गई अपनी जान बचा ली। अब जब आपने अपनी जान बचा ली तो उसके बाद अब आप थोड़ा तो दूसरों के बारे में भी सोचोगे ना, कि सिर्फ अपनी जान बचा करके साइड हो जाओगे। बिकॉज जो इंसान अकेला चलता है वो एक टाइम पे तो बिल्कुल ही अकेला छूट जाता है, राइट? तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे को थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना है। तो जैसा कि अब हम जानते हैं दैट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये मैनेजमेंट है, यह मैनेजमेंट होता किसमें है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में हमारा मैनेजमेंट हो रहा है, जो हर चीज को, जो हर टास्क को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेज, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? वो इस सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ध्यान रखना है कि इस सोसाइटी को इससे किसी तरीके का हार्म ना पहुंचे। तो यहाँ आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि जान है तो जहान है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर, कि अब हमें अकेला नहीं चलना है, अब हमें सबको साथ लेके चलना है। यहाँ पे इसके लिए हम लिख सकते हैं
कर चलना है। ठीक है जी। ये छोटे छोटे निमोनिक्स है स्टोरी की हेड, लाइक आप जैसे कई बार बच्चों को होता है कि हम निमोनिक्स भूल जाते हैं क्लास में जाकर के। एट टाइम्स मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैं अपने निमोनिक्स भूल गई। तो अब हम क्या करते हैं, हम छोटी सी स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी लाइन से छोटे छोटे पॉइंटर्स हम ये याद करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप जब भी आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको जान है तो जान, यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में सोचेगी तो ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को जीने के लिए क्या करना है, सर्वाइव करना है। सर्वाइव कैसे होगा, जब प्रॉफिट बढ़ेंगे। प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, जब ग्रोथ होगी। अब जान बचा ली, अब क्या करना है, अब लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलना है कि कहीं उनको भी कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है हमारा और किसका पार्ट है, सोसाइटी का। तो इसका मतलब है कि चाहे हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट हो, ठीक है, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसको सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको सोसाइटी को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एंड इट शुड बी केयरफुल कि सोसाइटी को किसी तरीके का हार्म ना पहुंचे। ठीक है। तो उसको कुछ इस तरीके की इकोनॉमिक वैल्यूज में अपने योगदान जो है देना पड़ता है। तो सबसे पहली जो इसमें पॉइंट आता है वो है कि आप कैसे करोगे। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आप इस तरीके के कोई मेथड्स कर रहे हैं जिससे कि सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में हमारी यमुना जी में फैक्ट्रीज जो है कई बार अनट्रीटेड वेस्ट फेंक देती है, जिससे कि वहाँ की जो लाइफ है, ऑब्वियसली यमुना की जो वाटर लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आसपास की चीज़ों, जो लोग रहते हैं उन्हें इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली हमारा एक वाटर रिसोर्स खराब होता जा रहा है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करें। यूजिंग दी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऐसे होने चाहिए कि कहीं आप इन्वायरमेंट को ही ना भूल जाओ, बिकॉज ये इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम सरवाइव कैसे करेंगे, राइट। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि इन्वायरमेंट की जिस सराउंडिंग्स में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सबको साथ लेके चलने के लिए भाई सबसे पहले ये भी तो देखोगे ना कि ये जो आसपास की जगह है उसे गंदा ना करो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज करिए, आप ऑर्गेनिक करिए, या फिर अगर आपको वेस्ट डिकम्पोज भी करना है तो आप उसको वेल ट्रीटेड वेस्ट को डिकम्पोज कीजिए, जिससे कि वहां की लाइफ को किसी तरीके की और लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। देन चलो ठीक है, अब हमने इन्वायरमेंट कर लिया, अब क्या करो। अब वहां पे काफी लोग ऐसे होंगे ना जिनको जॉबलेस होंगे, जिनको जॉब्स की भी जरूरत होगी, तो उनको चलो अब हम थोड़ी सी जॉब दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अब हम तो भाई क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ रहा है। प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, जब ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी तो बढ़ाने हैं। तो एक काम करते हैं, अब लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिसमें कि आप हमारे हैंडीकैप्ड लोग हो गए, या फिर ऐसे लोग जैसे कुछ विमेन्स होती है जिनको बहुत ज्यादा नीड होती है वर्क की, कुछ सोशल क्लासेस ऐसी होती है जिनको काम नहीं दिया जाता है, ठीक है, उनको कास्ट क्लास के बेसिस पे काम देने से मना किया जाता है। तो ऐसे लोगों को, डिसएडवांटेज सेक्शन की आप हेल्प कीजिए। एक, क्योंकि एक सेक्शन तो हमारा होता है जो कि वेल एजुकेटेड होता ही है, ठीक है, और उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी सोसाइटी में जिनके पास रिसोर्सेज की प्रिविलेज आज भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी आप अपॉर्चुनिटीज दीजिए ताकि वो सामने आ सके, वो भी अपने लाइफ में कुछ कर सके। तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। देन थर्ड इज द बेसिक अमेनिटीज, जैसे कि स्कूल, क्रचेज, ये जो है एम्प्लॉयज के लिए आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, कि ऑब्वियसली जो ये बच्चे, जो लोग आपकी एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि खाली डिसएडवांटेज या खाली एडवांटेज के लिए, एक स्कूल बनाइए जिसमें आपके एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ सके। ठीक है। देन क्वालिटी एंड सर्विसेज एट द रीजनेबल प्राइसेस, मतलब कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। अब ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा गुड बनाया, लेकिन अब आपने उसके प्राइसेस इतने हाइक कर दिए कि नॉर्मल क्लास इंसान उसको खरीद ही नहीं पा रहा है। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो आप अपने प्रोडक्ट जो बनाए उसको रीजनेबल प्राइस पे रखें, एंड ऑल्सो कि उसकी क्वालिटी जो है उसके साथ किसी तरीके का समझौता ना करे, जिससे कि लोगों की हेल्थ को, उनकी लाइफ को हार्म पहुंचे। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, सबको साथ लेके चलने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ गुड्स भी मेंटेन
करनी है ताकि सबको अच्छी क्वालिटी के सही प्राइस पे जो है गुड्स मिल सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन यानी जान है तो जहान है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाओ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, खुद की जान बचा ली, अब क्या करना है, एक सेकंड, ठीक है, अब सबको साथ लेकर के चलना है। साथ लेकर के क्यों चलना है, बिकॉज ये जो मैनेजमेंट है ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है, तो इसलिए इसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी वर्क करना है। सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं वर्क करना है, बिकॉज वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, आप मेरे वर्ड्स को ढंग से समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए तो काम करना ही है, अपने प्रॉफिट्स तो अर्न करने ही है, ठीक है, तभी तो खुद जी पाएंगे, लेकिन सोसाइटी के लिए भी काम करना है। ठीक है, एक सेकंड, इसको हम ऐसे रखते हैं। तो वो कैसे होगा, जब आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करेंगे, इन्वायरमेंट को, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं उसे किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, डिसएडवांटेज सेक्शन को, उसके बाद बेसिक अमेनिटीज आप यूज दे पाएंगे अपने एम्प्लॉयज को, एंड देन जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी जो है उस पे आप क्वालिटी एंड अच्छे प्राइस पे देंगे। ठीक है, देन इसके बाद चलो, अब हमने जान भी बचा ली, अब हमने सबको साथ भी ले लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे जाना है। पर्सनल मतलब क्या हुआ कि अब सबकी नीड्स को भी तो थोड़ा देखेंगे ना भाई। अब जब सब साथ आ गए हैं, ये तो सोसाइटी पे आपने एज अ होल वर्क कर लिया, ठीक है ना, लेकिन अब जब जो लोग इसके लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, थोड़ा तो आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे इसको इस एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि आप थिंक अबाउट द एम्प्लॉयज, कि अब आपको कुछ अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी क्या करना है, सोचना है। कि मैनेजमेंट ऑल्सो ट्राइज टू सेटिस्फाई द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, कि अब जो हमारा मैनेजमेंट है वो, उसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एम्प्लॉयज की पर्सनल नीड्स को भी क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हर एम्प्लॉय के अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं क्यों काम कर रहा हूँ, सबका एक अलग है बैकग्राउंड है, सबका अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है, और हर किसी के यहाँ आने के पीछे का जो उद्देश्य है वो भी क्या है, हमारा अलग होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक ड्यूटी बन जाती है कि वो इन सबकी डाइवर्स नीड्स को भी, ये अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो इन सबकी नीड्स भी पूरी हो सके एज अ होल, नॉट एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि आप हर इंडिविजुअल की नीड्स नहीं पूरी करोगे बैठ करके, लेकिन हाँ आपको इस तरीके का इन्वायरमेंट रखना है कि सबकी नीड्स भी क्या हो सके, पूरी हो सके। अब वो क्या होगी, सबसे पहले तो भाई अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसकी सबसे पहली नीड क्या होती है, फाइनेंस। तो सबको फाइनेंशियल नीड्स पूरी करना, कैसे, उनको एक अच्छी, यहाँ पे मैं वर्ड ऐड करना चाहूंगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, नॉट ओनली सैलरी। ठीक है, कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नीड, उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आगे काम करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, टाइमली उनको इंसेंटिव देना, डीएस देना, एंड देन बोनसेस देना, तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखना। फिर सोशल नीड्स, सोशल नीड्स ये थी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने पूरे सोसाइटी को लिया है, ठीक है, हमारे समाज के बारे में सोचा है। यहाँ पे जो हमारा सोशल नीड्स का मतलब है वो ये है कि एम्प्लॉयज की जो अपनी सोशल नीड है कि उनको रिकॉग्नाइज, उन्होंने अच्छा काम किया है, चलो आप उनकी अब अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जैसा हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि भाई अकाउंटिंग इन सब चीजों को, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं देखती, लेकिन
आप यहाँ पे क्या करो, उनको एटलीस्ट रिकॉग्निशन तो दे सकते हो कि हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि आप कई बार बैंक्स में जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके, स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बैच लगा के कुछ एम्प्लॉयज घूम रहे होते हैं, तो क्या है, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, तो कोई भी अगली बार जब कोई कस्टमर आएगा या लोग आएंगे तो उन्हें पता चलेगा हाँ ये यहाँ का एक अच्छा वर्किंग एम्प्लॉय है। और उस एक बंदे को देख करके जो बाकी के लोग होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे, वो कहेंगे भैया मेरे को भी इसकी तरह काम करना है, अगली बार क्या पता वो स्टार बैच मुझे भी मिल जाए। ठीक है, तो रिकॉग्निशन देना, उसके हार्डवर्क, उसकी जो भी उसने काम किया उसको रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट देना। हर एम्प्लॉय जो है, ये नहीं खाली स्टार बैच वाले को, हर एम्प्लॉय, चाहे आपका पियन हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे आपका हेड हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो एक्स वाई जेड पोजीशन पे हो, उनको रिस्पेक्ट दे नीड। फिर बिलोंगिंगनेस, कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वी नीड कि हमारे को वहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, हमें लगे कि वी आर वर्किंग फॉर दिस पीपल, तो दीज पीपल आर ऑल्सो देयर फॉर मी, तो उनको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देना। ठीक है, बिल्कुल ही होमली, बिल्कुल ही रिलैक्स भी नहीं करवा देना, लेकिन हाँ एक सिंपैथेटिक फीलिंग हर किसी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी होगी सोशल नीड रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। देन आती है हमारी हायर लेवल नीड्स, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल ग्रोथ का ध्यान देना, कि अगर एक एम्प्लॉय ये नहीं कि सालों साल एक ही पोजीशन पे वो काम भी करे पर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो, तो उसकी पर्सनल ग्रोथ देखना। डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली, कि उसकी डेवलप कर सके, उसकी स्किल्स के रूप में उसकी नॉलेज भी है जो वो भी बढ़े। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहीं ना कहीं जब आप इन सबको कंप्लीट करेंगे तो अपने आप ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, जब वो अपने आप ही रिकॉग्निशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, बिलोंगिंगनेस होगी, तो अपने आप ही उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी, उसकी जो उसके अंदर क्या है, मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने क्या क्या करे, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि जान है तो जहान है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में समझेगा, यानी सर्वाइवल करेगा। वन सर्वाइव कैसे करेगा, अब भाई प्रॉफिट भी तो अर्न करना है, प्रॉफिट बढ़ना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ किस टर्म्स पे होगी, जब नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी, हमारी एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अब खुद अपने आप को बचाया, अब सबको साथ लेकर चलना है। सबको साथ कैसे लेकर के चलेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर के आओ, बेसिक अमेनिटीज दो, और गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करो, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे। ठीक है, अब उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सोच लेते हैं जो हमारे लिए काम करे, थिंक अबाउट द एम्प्लॉयज। तो मैनेजमेंट ऑल्सो ट्राई द to satisfy the personal need of employees with various background experience personality, जिनके अलग अलग बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में भी सोचेगी, कैसे उनकी फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान देना, उन्हें सही सैलरी सही टाइम पे देना, सैलरी उनकी इक्विवेलेंट टू उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे कि मैंने बात करी। ठीक है, फिर उनको सही इंसेंटिव्स देना, बोनसेस देना, सोशल नीड्स को ध्यान देना। ठीक है, और कुछ हायर लेवल नीड्स को भी उनकी ध्यान देना, जैसे पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको इस स्टोरी से भी अगर लगे कि नहीं ये इतनी बड़ी स्टोरी नहीं याद रही, तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ एसपीजी। इसके लिए हमारी ट्रिक है, हमारी एवरी एम्प्लॉय बेनिफिट फ्रॉम क्वालिटी, यानी EEBQ। ठीक है, एंड देन लास्ट पर्सनल के लिए कह सकते हैं फर्स्ट सैलरी सोशल देन हायर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ निमोनिक्स है, जिनको निमोनिक्स से याद करने का है कि नहीं हम इतनी बड़ी स्टोरी तो भाई भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये छोटे छोटे निमोनिक्स भी यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स तो भाई पूरे कर लिए, सबका ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बारे में भी सोच लिया, सोसाइटी के बारे में भी सोच लिया, और उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज के बारे में भी सोच लिया। अब बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो है इम्पोर्टेंस जो सबसे पहला आता है, अचीविंग द ग्रुप गोल्स, कि ग्रुप के गोल्स को अचीव करना। जैसा कि हम जानते हैं मैनेजमेंट जो है वो अकेले के लिए सिर्फ खुद के लिए नहीं काम करता है। ठीक है, उसका मेन गोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमारे जो है वो अचीव हो। ठीक है, और मैनेजमेंट ब्रिंग्स एवरीवन एफर्ट टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट क्या करता है, अलग अलग एम्प्लॉयज, जैसे कि हमने इसमें देखा कि ये सारे जो एम्प्लॉयज हैं ये सब वर्क कर रहे हैं सिर्फ
एक गोल के लिए, और वो गोल क्या है, कुछ भी हो सकता है कि हमें अपनी प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें अपनी सेल बढ़ानी है, हमें इस बार अपनी जो बैलेंस शीट है इसमें प्रॉफिट ज्यादा शो करना है, जो भी है इसके गोल। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे हैं एक गोल को जीने के। तो मैनेजर का ये टास्क होता है कि वो उन सबको क्या दे, कॉमन डायरेक्शन दे हर इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ताकि उनके जो ग्रुप के गोल्स हैं, उनके जो ओवरऑल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या हो सके, वो भी अचीव हो सके उस ग्रुप के, जो यहाँ पे ग्रुप गोल्स को, या फिर आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी जो है आप यूज कर सकते हैं। तो अचीविंग द ग्रुप गोल्स। देन आता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स हैं उनके जो है ये तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी सब पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज का जो है बेस्ट यूज होना चाहिए, यानी कि मैनेजर का ये हमारा एक ड्यूटी बनती है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बेटर करे। कैसे कर सकता है, जब हमारी प्लानिंग बेटर होगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जब ये सब बेटर हो जाएंगी तो अपने आप ही हमारा जो मैन का होगा और जो मटेरियल होगा, मशीन होगा, इनका अच्छे से यूज होगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मैन मीन जो मैन पावर होगी हमारे, ठीक है, बिकॉज द ह्यूमन आर ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा ही था कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायनेमिक या मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, जिसमें कि आपको मेन को भी हैंडल करना है, आपको वर्क को भी हैंडल करना है, और वो दोनों मिलके ही आपके ऑपरेशंस को अच्छे से चला पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ मैन हो, मनी हो, मनी का वो जब आप कॉस्ट थोड़ी कम करेंगे, मटेरियल का जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का करेंगे, और ये भी नहीं कि बहुत महंगा कर देंगे, और मशीन्स का भी एफिशिएंट यूज होगा। और ये सब कब हो पाएगा, जब आपके फंक्शन सही होंगे, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इन सबको, इन एक्टिविटीज को बेटर तरीके से करेंगे तो अपने आप ही एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसका एक और इम्पोर्टेंस है कि हेल्प करता है इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने यहाँ पे ही देखा कि पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज के लिए भी तो हम काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, तो मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड हेल्प देम टू अचीव देयर इंडिविजुअल। कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जैसे हमने ऊपर समझा कि अभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहा है, सोशल को कर रहा है, उनके हाई लेवल के, तो उससे एम्प्लॉय कहीं ना कहीं क्या होगा, जब उसके साथ जब उसको सही पर्क्स मिलेंगे, सैलरीज इंसेंटिव मिलेंगे, उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, उसकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, और इससे उसके खुद के गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। जब वो अच्छी साउंड सैलरी ऑब्वियसली अर्न कर रहा है तो उसकी जो भी नीड्स होंगी वो भी पूरी हो रही है, उसको एक रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज, और इससे उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव होते हैं। देन जैसा कि ये हमारे यहीं से आया, फिर से सोशल ऑब्जेक्टिव से ही आया कि हमारे को सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी क्या करना है, भागीदारी देने की। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स क्वालिटी गुड्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब वो आपके क्वालिटी गुड्स सही प्राइस पे अर्न करेंगे तो क्या होगा, उनका भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो दिस इज अबाउट दैट गिविंग देम अ गुड क्वालिटी गुड्स। ठीक है, देन क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, कि आप एक इन्वायरमेंट में ही सिर्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, रोज प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, रोज सिचुएशन बढ़ेंगी, पॉलिसीज बढ़ेंगी, एक्ट्स बदलेंगे, न्यू प्रोविजन आएंगे, तो आपको उन सबके साथ बन के चलना है, उन सबके साथ मिल के चलना है। तो इसलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब ये मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है कि सोसाइटी जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल देखा होगा, आजकल एआई आ रहा है बहुत ज्यादा, तो हर
ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली जैसे हमारी एजुकेशन वाली साइड हो गई, ठीक है, और जो हमारी आईटी फर्म्स हो गई, इन सब में क्या है, इन सब में तो इस समय बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अकाउंट्स में भी अब बहुत ज़्यादा हमारी एआई का यूज़ होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको उसके साथ ही अपनी चीज़ों में भी चेंजेस लाने हैं, अपने मैनेजमेंट में भी चेंजेस लाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने हैं। कस्टमर की नीड्स बदलती है, आज मुझे कुछ और पसंद है, हो सकता है कल कस्टमर की नीड बदल जाए। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट तो वैसे भी हमारा एक बहुत डायनेमिक रहता ही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या पड़ी हमने हमारी मैनेजमेंट की, कि आपको ग्रुप के गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, यानी जो और एम्प्लॉयज जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को, ठीक है, इन सब की अगर ये अलग एफर्ट कर रहा है, ये अलग एफर्ट कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, इन सब के एफर्ट्स को इस तरीके से एक डायरेक्शन में लेकर के आइए कि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। जस्ट सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑब्वियसली उसकी डेफिनेशन में है कि रिसोर्सेज का यूज क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, बेस्ट यूज ऑफ मनी, मैन, मटेरियल एंड मशीन, बाय व्हाट, बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज फ्रॉम इन अ बेस्ट मैनर, इन अ बेस्ट वे, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आपको एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान देना है कि वो सही से मोटिवेट हो और उनके इंडिविजुअल गोल्स भी क्या हो सके, वो अचीव हो सके। देन क्या है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, की डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी में बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स मिले, एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े, ठीक है। एंड देन लास्ट इज द इट्स क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, की मैनेजमेंट क्या एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो कि विद चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ डील कर पाती है, ठीक है। तो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस टेक्नोलॉजी, कस्टमर नीड्स एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक दे रखी है, ई से आपका एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, एच से आपका हेल्प इन द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, देन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ये रहा, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे डी दो बार है तो डी यहाँ से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन डी, एंड अचीविंग द ग्रुप गोल्स फर्स्ट वन। इसको याद करने का ई ए डी से इसी निमोनिक का, एक सेकेंड बच्चे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा निमोनिक इसके लिए, एच ई ए डी हेड का स्क्वायर, ठीक है, ये डी का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा। हेड का स्क्वायर, ठीक है। तो H4 हमने क्या पढ़ा, H4 हमने पढ़ा द सॉरी अचीविंग द हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स, ग्रुप के गोल्स को, पर्सनल गोल्स को अचीव करना। ई से हमने क्या पढ़ा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ए से हमने क्या पढ़ा है, अचीविंग द ग्रुप गोल्स, की ग्रुप के गोल्स को अचीव करना है। एक डी से हमने क्या पढ़ा है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट, दोनों में एक में डेवलपमेंट होगा और एक में डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका हमारा निमोनिक हो गया हेड स्क्वायर, या HEAD का डी में स्क्वायर हो गया, ठीक है, जिसमें डी दो बार ही आ रहा है। तो आई होप सो आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा और इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, इन छोटे छोटे निमोनिक्स को कहीं ज़रूर नोट कीजिएगा, जो कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और ये चार्ट की हेल्प से भी आप जो है लास्ट मिनट रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।